फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज और इंडियन मिलिट्री रिव्यूज ने सशस्त्र बलों में डिजिटलीकरण और नेटवर्किंग पर वेबिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि एक राष्ट्र की शक्ति उधार की ताकत पर भरोसा नहीं कर सकती। Nation's aspiration of becoming a regional power cannot rely on borrowed strengths. India's wars have to be won with Indian solutions. Indigenization is the way forward, and we are fully committed to it. The existing segregated nature of defense and commercial industry ecosystems restrict our capabilities and capacities of making defense equipment. उन्होंने कहा कि भारत को जंग भारतीय संसाधनों से ही जीतना होगा। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ ने जो नए 8 केंद्र बनाए हैं उनसे भविष्य के सैन्य अनुप्रयोगों पर शोध में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनसे आत्मनिर्भर पहल और निजी क्षेत्र की साझेदारी को भी बढ़ावा मिलेगा। Integrating civil and military technology efforts is the way forward towards self-reliance. Cooperation between government and commercial facilities in research and development, manufacturing, maintenance operations, combined production of similar components and sub-components on same production lines will optimize commercial and defense industrial base to maximize resource utilization and reduce manufacturing and life cycle costs for defense equipment. The recent setting up of 8 advanced technology centers by DRDO in September this year to carry out research on futuristic military applications and unveiling of its new procurement manual on 20th of October this year by the Honorable Raksha Mantri to encourage private sector partnerships are steps in this direction in sync with the government's Atmanirbhar initiative. The contracting envelope of the defense budget makes it all the more imperative to create dual-use infrastructure to civil-military fusion. We must examine the feasibility of integrating civil-military airports to strengthen aviation safety, airspace management, and combat support capabilities. Satellites for remote sensing and reconnaissance, communication, positioning, and navigation must also meet requirements of the armed forces with desired inbuilt encryptions. कश्मीर के लोग अब शांति और विकास चाहते हैं। ये बात भाजपा के महासचिव विनोद गुप्ता ने आज एक पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 370 टूटने के बाद कई बदलाव हुए हैं, जिनमें पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हुई हैं, आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है और लोग अब शांति चाहते हैं। पिछले दिनों जब ये 370 और 35 से हटा, जम्मू कश्मीर के अंदर शांति आई, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बंद हुई, कश्मीर के अंदर आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है और कष्ट हुआ महबूबा मुफ्ती को इस बात का, कष्ट हुआ अमर अब्दुल्ला को इस बात का। अमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट में अमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर का युवा दोबारा से बंदूक उठाएगा। उसके बाद महबूबा कहां पीछे रहने वाली थी? 10 दिन पहले उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि कश्मीर का युवा दोबारा बंदूक उठाएगा। ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर जो है शांति के रास्ते पे जाए, ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर का युवा जो है वो पढ़े। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कश्मीर में कई रैलियां की और उनमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिससे ये साफ है कि लोग भाजपा का समर्थन करते हैं। कश्मीर को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। पूरे कश्मीर के अंदर एक बदलाव की लहर है। कश्मीर आज शांति चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। इसलिए कश्मीर के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले हैं। पिछले 5, 7, 10 दिन लगाकर मैं आया हूं। खुलकर लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। अभी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री का प्रवास वहां पर रहा है। अच्छी गैदरिंग की रैलीज जो है कुलगाम में, कुपवाड़ा में, शोपियां में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। उन्होंने दावा किया कि डीडीसी चुनावों में भी भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल कर जीतेगी। इस दौरान उन्होंने गुपकार एलायंस पर भी निशाना साधा। कश्मीर के अंदर आज एक ही बात गुपकार गैंग से पूछी जा रही है कि आप यह बताइए, जो कुपवाड़ा और बॉर्डर के एरिया के ऊपर जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, पाकिस्तान हैवी शेलिंग करता है, गुपकार गैंग का कोई भी पार्टी का लीडर उसके ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता। अभी 2 दिन पहले यहां पर 4 आतंकवादी मारे गए, तो गुपकार गैंग के जो नेता थे, किसी ने भी शाबाशी जो है
आर्मी के नौजवानों को नहीं दी, जिन्होंने पुलिस फोर्स को नहीं दी, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ दो शब्द बोले। गुपकार गैंग जो है वो पूरे तरीके से वो गुप्तचर है, वो गुप्तचर बन चुका है पाकिस्तान का, चाइना का, और पाकिस्तान की हरकतों के ऊपर वो गुपचुप रहता है, वो बोलता नहीं है। वीडीसी मेंबर्स द्वारा आज बीजेपी कार्यालय त्रिकुटा नगर के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले काफी समय से वो वेतन के मुद्दे को लेकर परेशान है। उनका कहना था कि पिछले 3 वर्षों से उन्हें वेतन नहीं मिला है और 2 दिन से वो भाजपा नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की और मांगे पूरी न होने पर चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। सर, मेरा नाम शांति भूषण शर्मा है। आज से पता जो आज यहाँ पे प्रदर्शन बैठे हैं बीजेपी ऑफिस के सामने, क्या डिमांड आपकी? सर, बीजेपी ऑफिस के आगे जो आज ये हमारा प्रदर्शन नहीं था, हम तो माननीय अशोक कौल जी और डॉक्टर रविंदर रैना जी से मिलने आए थे। एज पर दियर कमिटमेंट उन्होंने हमें बताया था। हमने उनको 23 अक्टूबर को एक नोटिस दिया था जिसमें हमने क्लियर रिप्लाई मांगा था अपने वीडीसी मेंबर्स की सैलरी के बारे में, क्योंकि 3 साल से हमारे वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जो है वो दर्शिदर है, वो बेचारे भूखमरी का शिकार हैं और एसपीओ जो हैं वो बैठ के सैलरी ले रहे हैं। तो उसी विषय पे ये पुरानी सरकारों से हमारे साथ वचनबद्ध हैं और इन्होंने हमें कमिटमेंट किया था कि हम दिवाली के बाद आपके मैटर को सॉल्व करेंगे, कोई वन टाइम पॉलिसी बनाकर आपके मसले पे कोई बात करेंगे। इसी विषय पे हम आए थे। इन्होंने हमें कहा था कि दिवाली के बाद आप कभी भी आ जाइए, हमारे ऑफिस में बात कीजिए। तो हमने इनको कहा था कि डीडीसी इलेक्शन से पहले अगर आपने हमारे मसले को अगर ग्राउंड जीरो से सॉल्व नहीं किया तो हम डीडीसी इलेक्शन को बाइकआउट करने जाएंगे। ये घोषणा हमने कर दी है और यही हमने इनको जो अपना नोटिस दिया था और उन्होंने इसके रिप्लाई का जो हमें बोला था कि 20 तारीख को हम उसका रिप्लाई देंगे। तो उसी के आधार पर हम कल आए थे। कल भी हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। आज माननीय अनुराग ठाकुर जी हमारे केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं। हम चाहते थे कि हम उनसे भी मिलें और कल इन्होंने माना भी कि हम आपको उनसे भी मिलाएंगे और आप उनको भी अपनी जो है दुखभरी कहानी सुनाइए ताकि हमारा ये मैटर जो है कहीं माननीय अमित शाह तक जाए हमारी सैलरी का। तो आज भी हमें नहीं यहाँ मिलने दिया गया और हमें सिक्योरिटी जो एजेंसियां यहाँ हैं उन्होंने कहा कि भाई अंदर से हमें आदेश है कि इनको यहाँ से भगा दिया जाए। रियासी में साइंटिफिक एडवाइजरी की एक बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने की। इस बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर और इस पर कैसे अमल किया जाए पर चर्चा भी की गई। स्कॉस्ट के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा ने कहा कि इस तरह के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे किसानों को फायदा मिले, उनकी आय दोगुनी हो और रोजगार के साधन भी मुहैया हो सके। कार्यक्रमों पर जोर दे रहे हैं जिससे कि किसान भाइयों की जो है आमदनी बढ़े, कम जमीन में कम समय में किस तरह से ज्यादा आमदनी लें और जो हमारे युवाएं हैं गांव में उनको रोजगार के साधन भी मिले। देश की सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ द्वारा समय समय पर लोगों के हित में काम किए जाते हैं और आज इसी श्रृंखला में बीएसएफ की 72 बटालियन ने हरनी मंडल में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में कई लोगों की जांच की गई और कई लोगों में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। स्थानीय लोगों ने बीएसएफ का धन्यवाद किया और उनकी सराहना भी की। लोगों का कहना था कि बीएसएफ द्वारा समय समय पर लोगों के हित में काम किए जाते हैं जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। सर, पहले तो मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने इतने पिछड़ा एरिया जो हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने कैंप लगा के हमें फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं जो कि बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत मददगार है फ्री मेडिसिन देना और बहुत अच्छा है। मतलब और फ्री है। बीएसएफ जो है बॉर्डर पे भी हमारी रक्षा करती है। बीएसएफ के जवान दिन रात तैनात हैं वहाँ पे, ठंड में, गर्मी में, सर्दी में, हर जगह वहाँ पे मदद करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ मैं इसके लिए बीएसएफ का। थैंक यू। आज जो ये बीएसएफ जो कंपनी यहाँ पे 8-10 महीने से तैनात है, उन्होंने यहाँ पे इस मेडिकल कैंप का जो इनकाद किया है ये बहुत बढ़िया हमारे इलाके के लिए है क्योंकि हमारा इलाका दूर दराज का इलाका है। तो ऐसे मेडिकल कैंप जो है यहाँ बड़े कम जो ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसे प्रोग्राम बड़े कम होते हैं जिससे इलाके को, अवाम नास को जो है फ़ायदा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने ये प्रोग्राम जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत लोगों के लिए, बच्चों के लिए, इस इलाके की माँ बहनों के लिए जो है बहुत बढ़िया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ अच्छी बढ़िया दवाई जो है प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा सैनिटाइज़र वगैरह, मास्क वगैरह का भी इंतज़ाम जो है यहाँ है और बहुत अच्छा बढ़िया हमारे लिए, हमारी सीख के लिए बहुत बढ़िया जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। युवाओं ने एसआरओ 43 के तहत नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस एसआरओ के तहत कई मामले पेंडिंग पड़े हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह फिर से प्रदर्शन करेंगे।
जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी वी वांट जस्टिस हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो। सर हम यहाँ आज हमने यहाँ पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, जो हमारे बाकी भाई लोग भी मेरे साथ बैठे हैं सर। इसका मेन मुद्दा ये है कि SRO के जो SR 43 के जो पेंडिंग केसेस है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उनको जल्द से जल्द बहाल करें सर, ये हमारी मांग है सर। आगे हम ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे, हम हायर अथॉरिटी तक जाएंगे सर, जो जितना हमसे हो सके हम करेंगे। बिकॉज आपको हमने बताया, अभी मेंशन किया सर्वे में कि 2016 से 2018 के बीच में उन्होंने 111 फॉरेस्ट गार्ड लगाए सर। वो फिर किस बेस पर सर, हमारे लिए वो सर्कुलर खत्म क्यों है सर? हम यही मांग करते हैं, हमें जल्दी से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आरएसपुरा क्षेत्र के 100 बच्चों को ट्रैकिंग कैंप के लिए मानसर भेजा गया। इस दौरान एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा ने झंडे दिखाकर उन्हें रवाना किया। बच्चे इस अवसर पर काफी उत्साहित दिखे। एसडीएम ने इस आयोजन के लिए विभाग की सराहना की और कहा कि इससे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो उन आने वाले जीवन में उनके लिए काम आएगा। यूथ डिपार्टमेंट है जो हमारी यूटी का, इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। बच्चों को ट्रैकिंग के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये 100 बच्चा है, मेल फीमेल है, 17 to 19 की एज ग्रुप में। तो इनको ट्रैकिंग के लिए जहां मानसा लेके जाएंगे, 5 दिन का कोर्स है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में फिजिकली ये अच्छे रहेंगे और वहाँ जाके इनके अंदर जो प्रतिभा है वो भी सामने निकलेगी। कौन बच्चा अच्छा है, कौन कैसा है। हो सकता है यहीं से कोई बच्चा नेशनल के लिए ट्रैकिंग में चला जाए। तो ये रूरल के बच्चे हैं, काफ़ी जोश है इनके अंदर, काफ़ी एनर्जी है। तो मैं इनको दुआ देता हूँ अच्छे से ये करके आ जाएं। मैं जितने भी जोश हैं इनको यही कहूँगा कि अपना फिजिकल फिट रखें, कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ट्रैकिंग जो भी है इसको अच्छा रखेंगे तो हमारा माइंड और जो है वो भी अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी। हम जो भी लक्ष्य मिलेगा उसको ठीक से अचीव कर लेंगे। पुंछ मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता संजीव कुमार फैंसी ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आगामी जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट से वंचित कर दिया गया। संजीव कुमार फैंसी ने कहा कि वो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से डीडीसी का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया और हिंदू समाज के एक भी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी, और इसलिए हिंदू सनातन धर्म और बाकी लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि अब वो बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र के लिए काम करेंगे। मैं फारूक साहब से और अमर साहब से एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि हमें 12 साल हो गए, हिंदू बरादरी तहे दिल से जावेद राणा साहब के साथ चल रही है और हमारे साथ बेइंसाफी हुई है कि 14 सीटें थी डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर म्यूनसिपैलिटी है, सुरनकोट के अंदर म्यूनसिपैलिटी है और यहाँ मेंढर के अंदर हिंदू बरादरी को 1 सीट आनी थी, जबकि 5 सीटें थी यहाँ। अगर ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सेकुलरपन दिखाना चाहते थे तो यहाँ एक गुजर को देनी थी, एक राजपूत को देनी थी, एक हिंदू को देनी थी। यहाँ मेंढर टाउन की सीट जो हिंदू बरादरी को देनी थी, तो हमें ऐसे झूठे लारे लगा के सपने दिखाए और बरादरी का कोई काम नहीं हुआ। हम पे पूरा टैग लगा हुआ है कि ये बरादरी को बेच रहे हैं। इसलिए हमने ये निश्चय किया कि आज हम ये मीडिया के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे कि बरादरी के हित में अगर काम नहीं होगा तो हमारा जीना मरना बरादरी के साथ है। तो इसलिए हमने इस बात पे हमने सोचा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देके हम पूरे हिंदुस्तान में मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि सेकुलरपन इनने दिखा दिया, ये सेकुलरपन इनका है नहीं है। इनका जो भी है, इनकी जो नीतियां हैं वो सामने आ चुकी हैं और आने वाले वक्त में भी जो रह रही है वो भी इनके सामने आ जाएंगी। पहले ये कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब कुर्सी की लालच में अब ये कैसे सामने आए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। कल तक ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन बरादरी ने हमें दावत दी है, अब बरादरी ने कहा कि आप बरादरी के साथ चलें तो हम आपको इलेक्शन लड़ाएंगे और इलेक्शन लड़ेंगे हम, और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के। और मुझे यह दावा है कि मैं मुस्लिम बरादरी का वोट ज्यादा लूंगा। क्यों लूंगा कि पार्टी के बीच रह के भी, हमें सोशल वर्कर बन के भी, ये जो कोरोना के अंदर हमने हमारी जो टीम थी, हमारे प्रधान साहब से बलराम शर्मा जी, हमारे रिफुजियों के प्रधान हैं ओम प्रकाश जी, हम सारे मिलके जो
कोरोना के अंदर जो काम किया है मुलाजमों के साथ रह के, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थी उनका बहुत काम रहा हमारे साथ, और हमने जो काम किया और लोगों ने उस पर हम पे पसंद किया, हमको कह रहे हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, और जो हमने काम किए हैं वो काम सामने आएंगे। वहीं इस अवसर पर मौजूद हिंदू सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने भी उनका समर्थन किया और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की। आज उन्होंने एनसी से रिजाइन दिया है और पूरी हिंदू बिरादरी जिसके भी घर गए उन्होंने कहा भाई फैंसी जी अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो ये जो जावेद राना साहब का अटैक आपके ऊपर लगा है पहले इसको उतारो। और हम बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि बिरादरी ने अब ये बुजुर्गों का खान है कि जो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए उसको भूला नहीं कहते हैं। तो बिरादरी ने हमारी जो आंखें हैं वो खोल दी। बिरादरी ने कहा कि भाई राणा साहब को छोड़ोगे तो हम आपके साथ हैं। अनंतनाग के वसु से डीडीसी चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रफीक वानी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ इस दौरान कई समर्थक भी मौजूद थे। उन्होंने लोगों से बीजेपी के हक में वोट करने की अपील की। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, रफीक साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कार्य किए हैं योजना के द्वारा और पूरे जम्मू कश्मीर में हम बहुमत के साथ इसमें बढ़ चढ़ के कामयाबी हासिल। देखिए आपने देखा पूरा बिहार में महागठबंधन उन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और आपने उसका रिजल्ट देखा है। 22 तारीख को जिस दिन नतीजे आएंगे डीडीसी के, आप सबको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कितना आगे है और कितना कामयाब। तो जम्मू कश्मीर में आप जाओगे लोगों के पास वोट मांगने के लिए? धारा 370 जो है वो उसका गला जो काटा था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काटा जब उन्होंने एक मुल्क को एक स्टेट बनाया था। हमने उसके साथ कुछ नहीं किया है। हमने ये सोचा कि सबका साथ सबका विकास। जो ही आर्टिकल 370 खत्म हो गया उसके बाद जो कोविड की महामारी हुई है उस कारण ये डेवलपमेंट रुकी है। इसीलिए हमने ये डीडीसी का जो इलेक्शन है हर गांव में हमने एक एमएलए तैयार किया है। अभी तक खबरें बस इतना ही। मुझे मेरी साइट टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। होने लगी हैं खबरें।